लर्निंग द कैपिटल मार्केट में आपका स्वागत है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, किसके लिए क्या बेनिफिशियल है, उनके क्या फीचर्स होते हैं और जब दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो दोनों का क्या बेनिफिट होता है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर्स और इन टर्म्स ऑफ कंपनीज, क्योंकि दोनों का यूज बहुत अच्छे वे में मार्केट में होता है। हमारा NISM का फाउंडेशन कोर्स का चैप्टर 2 है, तो हम इस चैप्टर के फॉर्म में ही पढ़ रहे हैं और आगे भी इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। तो आज कोशिश करते हैं कि हम चैप्टर 2 कंप्लीट कर लें। तो चलिए पहला चीज हम कवर करते हैं कि किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इक्विटी और डेट। अब इक्विटी बेसिकली क्या होता है कि कंपनी को अगर अपने लॉन्ग टर्म नीड्स हैं फंड्स के और उनको इन नियर टर्म रिटर्न नहीं करना है तो वो क्या करता है, इक्विटी के थ्रू पैसे रेस करता है। बिकॉज इक्विटी में कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि आपको इतने दिन के अंदर पैसे लौटाने हैं। बेसिकली जो इन्वेस्टर ने पैसे दे दिए वो आपके पास आ गए और अब उसको आप लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं और कोई ऑब्लिगेशन ऐसी नहीं होती है कि आपको वो पैसे रिटर्न करने हैं। वेयर अगर हम डेट लेते हैं, बैंक से लोन लें या डेट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू इन्वेस्टर से पैसे लें, तो हमें उस पर एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है या फिर एटलीस्ट हमें अपफ्रंट डिस्काउंटिंग ही करनी पड़ती है अपने डेट इंस्ट्रूमेंट की। बट सुन के तो ऐसा लग रहा है कि इक्विटी इन्वेस्टर को तो बहुत लॉस है इसमें। नहीं, इक्विटी इन्वेस्टर टेक्निकली ओनर ऑफ द कंपनी बन जाता है। जितने भी उसकी थोड़ी सी शेयर होल्डिंग होगी उतना का वो ओनर होता है। बट डेट वाला जिसने डेट इंस्ट्रूमेंट्स लेके रखे हैं उसे बस सिर्फ अपना जो इंटरेस्ट है वही उसको मिलता है और बाद में रिडेम्पशन के समय उसे उसके रिडेम्पशन के पैसे मिलते हैं और उसे कुछ नहीं मिलता है। अब हम इक्विटी कैपिटल के फीचर्स को समझ लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर तो इसका ये है कि इट इज बेसिकली पार्ट ऑफ द कैपिटल प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स ऑफ द कंपनी। मतलब मैं ओनर हूँ कंपनी का, मेरे पास 100 शेयर है, मैं एक शेयर आपको देने को रेडी हूँ कि मुझे आप कुछ पैसे दीजिए एक शेयर के अगेंस्ट, आप मेरे 1% के ओनर बन गए। ऐसे मैं 10 लोगों को देता हूँ तो 10% ओनरशिप में डाइल्यूट कर रहा हूँ। दूसरी चीज, इक्विटी कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू में डिटरमाइन होता है, 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए। और जब इसको इशू किया जाता है तो इसको एक अलॉटमेंट प्रीमियम पे इशू किया जाता है जो कि बुक्स में शेयर प्रीमियम के नाम से ये आप देख पाएंगे। और इन्हीं फेस वैल्यू के ऊपर जो आपके प्रीमियम लगे रहते हैं उसके ऊपर मार्केट उसको अपने रेट्स में वैल्यूएशन देता है कि क्या पी चल रहा है, क्या इसके फंडामेंटल्स हैं, क्या इंट्रिंसिक वैल्यू होना चाहिए। तो ये हम आगे डिस्कस भी करेंगे इस चीज पे। अब दो तरह के शेयर होल्डर्स होते हैं जैसे हमने डिस्कस किया। अगर मैं ओनर था कंपनी का, मेरे पास 100 शेयर थे और मैंने 10 शेयर दे दिए लोगों को तो 90 शेयर मेरे पास है। तो मैं बेसिकली इसका अब इनसाइड शेयर होल्डर हूं और मेरे पास अभी भी 90% होल्डिंग है और मैं इसका प्रमोटर कहलाऊंगा। मैंने 10 शेयर दिए हैं, 10 अलग अलग लोगों को दिए हैं, ये बेसिकली पब्लिक को मैंने दिए हैं तो वो पब्लिक शेयर होल्डर्स हो गए। अब आपको लगेगा कि जो जिस कंपनी में प्रमोटर के शेयर होल्डिंग ज्यादा होगी तो उसमें प्रमोटर को इंटरेस्ट ज्यादा होगा, तो उस कंपनी को ग्रोथ मॉडल अच्छा होना चाहिए उस कंपनी का। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास ITC जैसा शेयर है जिसमें 99% पब्लिक होल्डिंग है। बेसिकली गवर्नमेंट एंटिटीज हैं, गवर्नमेंट के बैंक्स हैं और वो सब लोगों ने ये होल्ड करके रखे हैं। रिलायंस है जिसमें 50% ओनरशिप मुकेश अंबानी ने डाइल्यूट करके रखी है, वो आपके हमारे पास है, या फेसबुक और जो अपने इतने सारे इन्वेस्टर्स को अभी इन लोगों ने बेचे थे उनके पास है। कोल इंडिया के पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर वो रहता है होल्डिंग, वो 89% उनके पास होल्डिंग है, तो 11% ही पब्लिक के पास है। तो इसका ये डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं होता है कि प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है उसके हिसाब से कंपनी गवर्न होगी। हाँ, ये जरूर है कि अगर प्रमोटर्स अपने सारे शेयर्स बेच के निकल जा रहे हैं और वो छोटी मोटी कंपनी है, ITC या कोल इंडिया तो काफी बड़ी कंपनी हो गई, छोटी मोटी कंपनी है उसके प्रमोटर सारे शेयर बेच के निकल जा रहे हैं, मतलब हो सकता है कि उस कंपनी में कुछ इशू चल रहा हो इसीलिए ओनर्स अपने स्टेक को बेच के निकल रहे हैं। अब देखिए कंसेप्ट आता है पार्ट ओनरशिप का। अब जैसे जो जिन लोगों ने 10 शेयर्स लिए हैं मेरे, तो वो मेरे कंपनी के पार्ट ओनर बन गए। अब उस पार्ट ओनरशिप के कारण वो क्या कर सकते हैं, वो मेरे कंपनी में
परमानेंट ओनर्स की तरह रह सकते हैं, और वो 10 जो शेयर्स हैं वो जिसके भी हाथ में रहेंगे, मतलब वो आपस में लोग भले बाई सेल कर लें, लेकिन वो 10 मेरे हाथ से निकल चुके हैं, अब वो 10 आपस में दूसरे को बाई करेंगे। कोई भी मान लीजिए उससे एक्स से वाई खरीद लेता है तो वाई ओनर बन जाता है। और देखिए, जो ये 10 शेयर के मुझे पैसे मिले थे मुझे लौटाना तो नहीं है, अनलेस मैं बाईबैक करूं, जो कि हम इन फ्यूचर सीखेंगे क्या होता है बाईबैक। लेकिन और हम मुझे कोई ये लाइबिलिटी भी नहीं है कि मुझे उसे कुछ फिक्स देते रहना है। मैं चाहूं तो डिविडेंड दे सकता हूं, नहीं चाहूं तो डिविडेंड नहीं भी दूंगा। बट अगर डिविडेंड नहीं दूंगा तो उसे क्या बेनिफिट हो रहा है? देखिए, अगर कंपनी में प्रॉफिट्स होते हैं तो कंपनी के बुक्स में वो प्रॉफिट आते हैं। जैसे ही कंपनी के बुक्स में वो प्रॉफिट आते हैं तो कंपनी की नेटवर्थ टाइम टू टाइम इंक्रीज करती रहती है, और जैसे ही वो नेटवर्थ इंक्रीज करती रहती है तो वो उन शेयर्स के वैल्यूएशन, जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है शेयर्स की, वो भी इंक्रीज करते रहती है। प्लस जब तक मेरी कंपनी में अदर ओनर्स भी हैं तो वो मेरे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपने देखा होगा जितनी लिस्टेड कंपनीज होती हैं सब में एक पब्लिक इन्वेस्टेड इंटरेस्ट डायरेक्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर डायरेक्टर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं। वो इसीलिए होते हैं ताकि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं या छोटे शेयर होल्डर्स हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करके रखें। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फीचर्स ऑफ डेट कैपिटल। तो देखिए, डेट में तो बेसिकली देखिए इंस्ट्रूमेंट हमारे किस तरह से होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, कमर्शियल पेपर्स होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं। अब एक एक को धीरे धीरे बाद में समझेंगे क्योंकि वो नेक्स्ट टॉपिक आएगा डेफिनेशन वगैरह। उसमें हमारा इंटरेस्ट रेट वगैरह फिक्स भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि कैसा इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन अब बताइए कि कोई मुझे पैसे क्यों देगा? जस्ट बिकॉज मैं एश्योर कर रहा हूँ या लिख के दे रहा हूँ कि मुझे मैं अपना आपको 10% साल में रिटर्न दूंगा, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगाता है। आप लगाते हो तो वो एक रिस्की सौदा होता है। जनरली क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आपके डेट इंस्ट्रूमेंट्स को, कंपनीज के डेट इंस्ट्रूमेंट्स को रेटिंग देती हैं कि हाँ ये इन्वेस्ट सर्विस अपना कर पाएंगे। इन्वेस्ट सर्विस कर पाएंगे इन द सेंस कि अगर इसने मतलब इंटरेस्ट सर्विस कर पाएंगे, मतलब कि अगर इसने बोला है कि 10% ये साल में पे करेगा तो ये पे कर पाएगा। और जब भी डेट इंस्ट्रूमेंट होता है प्रॉफिट होने के पहले भी उसे पहले इंटरेस्ट पे करना होगा, मतलब कि ये इट इज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट, इसके बाद प्रॉफिट डिटरमाइन होगी। तो इसमें हमेशा प्रायोरिटी मिलेगा कि आपने अगर डेट इंस्ट्रूमेंट लिया है तो कंपनी की प्रॉफिट हो रही हो या ना हो रही हो, उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो आपको इंटरेस्ट पे करे। लेकिन इसमें आप हमेशा एक चीज का रहता है कि आप कभी भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट तो कर नहीं पाते हैं, तो आपको ये नहीं पता चल रहा होता है कि कंपनी में हो क्या रहा है। वो तभी पता चलेगा जब उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे या एनुअल रिजल्ट्स आएंगे, तो तब आपको पता चलेगा। और डायरेक्टली आप कंट्रोल तो कुछ कर नहीं सकते उसका। हाँ, कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कन्वर्जन का फीचर होता है। तो नॉर्मल कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते ही हैं। कभी कभी इन केस ऑफ एडवर्स सिचुएशन कुछ कंपनी जो डेट अपना नहीं रीपे कर पा रही हैं तो ऐसा भी होता है कि डेट ओनर्स बोलते हैं कि मुझे आप इक्विटी में कन्वर्ट कर दो और इक्विटी का ओनरशिप मुझे दे दो। तो उससे क्या होता है, वो कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हैं। अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये समझते हैं कि कंपनी को क्या लेना चाहिए, क्या इंस्ट्रूमेंट इशू करना चाहिए, इक्विटी करना चाहिए या डेट फाइनेंसिंग करना चाहिए। इसका जजमेंट करने के लिए कंपनी को 4-5 पैरामीटर समझने पड़ेंगे अपने लिए, और तब वो ये डिसाइड करेंगे कि क्या करना है उनको। अब देखिए, पहला चीज तो ये कि आपकी एबिलिटी कितनी है इंटरेस्ट पे करने की। अब मान लीजिए आप नई कंपनी, जब रिलायंस पर नया नया कंपनी आया था तो वो मार्केट से डेट उठा नहीं सकता था। क्यों नहीं उठा सकता था? बिकॉज वो कंपनी ही नहीं थी। वो डेट अगर उठाता तो उसके इंटरेस्ट वो कैसे पे करता? अनिल अंबानी के डिफॉल्ट का कारण ही यही है कि उसने इतने लोन ले लिए कि जो वो चुका ही नहीं पाया। उसने क्या किया, मार्केट में पब्लिक से मार्केट में शेयर्स इशू किए और पब्लिक से शेयर्स के पैसे लिए, क्योंकि उसे पता था वो इंटरेस्ट नहीं पे कर सकता, तो उसने इक्विटी रेज किया। अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि इक्विटी रेज करना और इंटरेस्ट रेट मतलब सॉरी डेट रेज करने में एक अंडरलाइंग फैक्टर ये है कि हमारे कैश फ्लोज कैसे होंगे, हम इंटरेस्ट पे कर पाएंगे कि नहीं पे कर पाएंगे। अगर हमारी कंपनी कल से रेवेन्यू अर्न करना चालू कर रही है तो हम फिर भी इंटरेस्ट पे कर पाएंगे। बट अगर हमारी कंपनी 10 साल बाद कुछ करने वाली है, 10 साल बाद वो रेवेन्यू अर्न करने वाली है, तो हमें इक्विटी के लिए ही जाना चाहिए।
दूसरी चीज, हम अपने कितना विलिंगनेस हमारे अंदर है कि हम अपनी कंपनी में किसी और को ओनर बनाएं। अभी रिसेंटली मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो के 10% स्टेक गूगल को बेचे, कुछ फेसबुक को बेचे, काफी सारी एंटिटीज को उन्होंने कुछ कुछ स्टेक बेचे। क्यों? क्योंकि उन्हें ग्रोथ के लिए कैपिटल चाहिए, 5G वगैरह आ रहा है तो उसमें उसको पैसे लगेंगे। वो सब पैसे उसने क्या किए, एनकैश किए, प्लस उसके 1,60,000 करोड़ का डेट था, वो पैसे से वो डेट रीपेमेंट कर पा रहा है। तो उसने क्या किया, एट द एंड अपनी ओनरशिप को ही डाइल्यूट करके अपने डेट को सर्विस किया। अब लोन क्या सबको मिलता है? जब अनिल अंबानी को लोन मिलते थे तब वो बड़ी हस्ती थी, इसलिए उन्हें लोन मिल जाते थे। आप और हम जाके 10,000 करोड़ का लोन मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। तो जो कोलेट्रल दे सकता है उसे ही मिलेगा। अब आप कहोगे कि विजय माल्या और नीरव मोदी को कैसे मिला? जब उन्हें लोन दिया गया था तब ऐसा नहीं था कि उनके पास पैसे नहीं थे, और ये लोगों के पास आज भी पैसे हैं। भले अनिल अंबानी गरीब हो गया है बट बाकी लोगों के पास आज भी पैसे हैं, क्योंकि अनिल अंबानी की कंपनी बर्बाद हो गई, उनकी कंपनी आज भी बहुत अच्छा कर रही है। प्लस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमें कितने कितने दिनों के लिए चाहिए। अब डेट इंस्ट्रूमेंट है, 5 साल का होगा, 10 साल का होगा, उससे ज्यादा देर का तो होगा नहीं। लेकिन हमारे को मान लीजिए परपेचुअल पैसे चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अपना ओनरशिप थोड़ा डाइल्यूट करते हैं और इक्विटी के फॉर्म में उसे ले लेते हैं। अब हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि उसको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए या डेट में इंस्ट्रूमेंट करना चाहिए। तो देखिए पहले इक्विटी समझ लेते हैं। इक्विटी में दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, प्राइस और उसकी वैल्यू। अब प्राइस हम कैसे पता चलेगा? देखिए सेकेंडरी मार्केट में अगर कोई शेयर लिस्टेड है तब तो उसकी प्राइस बाइंग सेलिंग मैकेनिज्म से प्रॉपरली डिफाइंड है और वो प्रॉपर एक प्राइस पे चल रही है। अब वो प्राइस अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है, ये आपको समझना पड़ेगा। और हमेशा कोई भी शेयर अपने इंट्रिंसिक वैल्यू पे ट्रेड करता है, मतलब कि इन फ्यूचर वो शेयर का क्या प्राइस होना चाहिए, उस प्राइस को आज हम डिटरमाइन करते हैं। इसे हम ये समझते हैं कि मान लीजिए हमारा एक कंपनी है जिसका आज अर्निंग 10 रुपया है, लेकिन आपको मालूम है कि ये कंपनी बाद में 20 रुपया अर्न कर सकती है। तो अब क्या होगा कि उसके अर्निंग पोटेंशियल ज्यादा है, तो उसके शेयर प्राइस भी उसी तरह रिफ्लेक्ट करेंगे। मैंने एक पीई का एनालिसिस भी किया है, मैं उसका लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। तो निफ्टी की पे इतनी इतनी हाई क्यों चल रही है, ये आप वहां से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर अर्निंग एक्सपेक्टेड है कि हमारी निफ्टी कंपनीज का काफी अच्छा आएगा। तो ऊपर आई बटन में आप चाहें तो वो देख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन तो हो गया, अब प्राइस किस प्राइस पे हम लें। देखिए कोई भी शेयर अगर अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पे चल रहा है तो वो अंडर वैल्यूड है, और अंडर वैल्यूड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से क्या है, आपका रिटर्न ज्यादा पॉसिबल है। तो जितना ज्यादा आप रिटर्न करेंगे और रिटर्न अर्न करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। और कोई शेयर अगर इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पे चल रहा है तो तो उसे उस समय ही इन्वेस्ट किया जाता है। अगर वो अपने ज्यादा प्राइस पे चल रहा है मतलब वो ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूएशन पे आपको सेल करना चाहिए उस शेयर को, ना कि उसे रख के रखना चाहिए। प्राइस तो हमने देख लिया, बट अब उसको इन्वेस्ट करने का प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए प्रोसेस तो सिंपल है। पहले तो आप ये सिलेक्ट करेंगे कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है। मतलब आप मान लीजिए 10 स्टॉक चुन रहे हैं, उसमें से कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यूड है, कौन सा ओवर वैल्यूड है, ये आपको समझना है। किसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं। अब आपको लगता है कि कार्स बहुत ज्यादा बिकने वाली हैं तो आप मारुति या टाटा मोटर्स ले सकते हैं, बट आपको लगता है कि अब कोई कार खरीदेगा नहीं, तो आपको इन दोनों को बेच देना चाहिए, इनको खरीदना ही नहीं चाहिए। फिर आपको लगता है कि इंडिया में होटल इंडस्ट्री बूम करेगा तो आपको आईटीसी खरीद लेना चाहिए, क्योंकि होटल इंडस्ट्री का डायरेक्ट बेनिफिशियरी है वो। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है मार्केट टाइमिंग। मार्केट टाइमिंग कैसे इंपॉर्टेंट है? आपको शेयर्स तब खरीदने हैं जब शेयर्स की प्राइस अंडर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूएशन आप खरीदेंगे तो आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, रिस्क आपको उल्टा ज्यादा हो जाता है। उसके बाद आपको ये देखना है कि कौन सा सेक्टर गोइंग फॉरवर्ड परफॉर्म करने वाला। आपको लगता है कि अगर बैंक्स और लेंडिंग इंडिया में ग्रो करने वाली है तो आप बैंकिंग में इन्वेस्ट करिए। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, चलो बैंकिंग में इन्वेस्ट किया, उसमें ग्रोथ पोटेंशियल है तो हम उसमें करते हैं। प्लस किस तरह की कंपनीज में करना है, बड़ी कंपनीज में करना है, छोटे में करना है, ग्रोथ में करना है या डिविडेंड वालों में करना है। अब जैसे कोल इंडिया आईटीसी है, काफी डिविडेंड पे करते हैं। अब लेकिन रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, ये लोग क्या है, ये लोग लार्ज कैप कंपनीज हैं।
छोटी मोटी कंपनीज होंगी, जैसे इमामी हो गया, एमसीएक्स हो गया, ये सब छोटी मोटी कंपनीज हैं। तो अब इनमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इनमें कर सकते हैं। कुछ कुछ ऐसी भी कंपनीज होती हैं जिनका वैल्यूएशन ही 100-200 करोड़ का होता है, लोग उनमें भी इन्वेस्ट करते हैं। तो वो आपको जज करना है कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है। अब लोगों को तो सबको तो पता रहता नहीं कि क्या खरीदना है क्या नहीं करना होता है, इसीलिए एक स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन है जिसे इक्विटी रिसर्च हम कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो लोग हमेशा कंपनीज की फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं और उसको वैल्यूएशन को जज करते हैं कि ये बाई करने के प्राइस पे है कि सेल करने के प्राइस पे है। ऑल्दो यहाँ लिखा हुआ है कि बाई साइड रिसर्च इज डन बाय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड सेल साइड इज डन बाय ब्रोकिंग हाउसेस, बट दोनों में से दोनों करते ही रहते हैं। मतलब दोनों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हों चाहे ब्रोकिंग हाउसेस हों, दोनों बाई साइड सेल साइड रिसर्च दोनों ही करते हैं और अपने क्लाइंट्स को उसी तरह सजेस्ट करते हैं कि आपको क्या लेना है, क्या खरीदना है और क्या बेचना है। अब इक्विटी की एनालिसिस कैसे की जाती है, दो तरीका है, एक फंडामेंटल एनालिसिस, एक टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस हम धीरे धीरे सीखेंगे। उसमें क्या होता है कि कंपनी की हम बैलेंस शीट को एनालिसिस करते हैं, उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को करते हैं, उसने कोई नया प्लांट्स वगैरह मशीनरी वगैरह लगाया है तो उसके बेनिफिट्स को हम समझते हैं, उसके मार्केट एक्सपेंशन वो कर रहा है उसके बेनिफिट्स को समझते हैं। वो हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या हो गया, हम उसके चार्ट पैटर्न्स को देखते हैं, उसके बाइंग सेलिंग की क्या रेशियो चल रही है वो हम समझते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर मेरे कुछ वीडियोस हैं, मैं ऊपर आपको हाईलाइट कर देता हूँ आई बटन में, आप चाहें तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस समझने के लिए। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या होते हैं इक्विटी इन्वेस्टिंग में। सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है पी रेशियो, जिसको प्राइस अर्निंग मल्टीपल कहते हैं। तो जनरली कभी भी आप प्राइस अर्निंग मल्टीपल नहीं सुनेंगे, जनरली सुनेंगे पी रेशियो ये चल रहा है। तो पी रेशियो क्या चल रहा है, मान लो आपको कोई कहता है कि यार ये तो यार गोदरेज कंज्यूमर का पी रेशियो 73 चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है। तो उसमें क्या हुआ, बेसिकली उसका प्राइस चल रहा है मान लीजिए से फॉर एग्जांपल 750 और उसका अर्निंग सिर्फ 10 रुपए पर शेयर है, तो वो 75 का ईपीएस पे ट्रेड कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे आप कर रहे हो क्या, अर्निंग्स डिवाइडेड बाई सॉरी प्राइस डिवाइडेड बाई अर्निंग्स पर शेयर, उसके बाद प्राइस टू बुक वैल्यू। तो मतलब आपके जो शेयर्स का प्राइस है डिवाइडेड बाय द बुक वैल्यू ऑफ द शेयर। तो बुक्स के हिसाब से क्या प्राइस होना चाहिए और मार्केट में क्या प्राइस है। मान लो बुक्स के हिसाब से आपका शेयर प्राइस 100 रुपया होना चाहिए और मार्केट में 210 चल रहा है, तो 2.1 हो गया आपका प्राइस टू बुक वैल्यू। डिविडेंड यील्ड, तो साल में आपको कितने डिविडेंड मिलने वाले हैं डिवाइडेड बाय द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। ये आप मत समझिएगा कि डिविडेंड यील्ड आप जो 300% डिविडेंड, तो वो फेस वैल्यू पे आता है। अगर डिविडेंड यील्ड एक्चुअल समझना है तो ये समझिए कि 100 रुपए का शेयर है और 3 रुपए डिविडेंड है, तो 3% है। हो सकता है उसका फेस वैल्यू हो तो वो बोले हम 30% डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं, बट डिविडेंड यील्ड लेकिन 3% ही है। अब नेक्स्ट, रिस्क एंड रिटर्न्स ऑफ इक्विटी इन्वेस्टिंग। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही था कि रिस्क क्या है रिटर्न क्या है। देखिए पहला चीज तो ये कि रिस्की तो है, रिस्क है, लेकिन जो अभी स्कैम 1982 में डायलॉग है ना, रिस्क है तो रिस्क है। तो हमारे अभी बैंक्स वगैरह में 3-4% इंटरेस्ट चल रहा है और इक्विटी में 30-30% के भी रिटर्न आ जाते हैं साल में। और अच्छा मार्केट रहा, बुल मार्केट रहा, तो आप किसी भी स्टॉक में पैसे लगाते हैं आपके रिटर्न आ जाते हैं। तो रिस्क है लेकिन उसका रिवॉर्ड भी उसी तरह का है, और रिस्क है तो उसमें डाउन साइड भी उसी तरह की है। 100 रुपए लगाया हुआ कल 50 भी हो सकता है, कल 200 भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है। अब हम आते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट में। अब डेट इंस्ट्रूमेंट्स के बेसिक फीचर्स क्या हैं, एक होता है प्रिंसिपल। तो मान लीजिए आपका डेट इंस्ट्रूमेंट का मेन प्रिंसिपल है कि 100 रुपया का ये डेट इंस्ट्रूमेंट है, उस पर कूपन रेट चलिए क्या चल रहा है, 8% चल रहा है। तो मतलब कि 100 रुपए का उस पर आप 100 रुपए पे करेंगे, आपको साल में 8-8 रुपए वो देगा, और बाद में जब एक वन शॉट रिडेम्पशन रहेगा तो मान लीजिए 10 साल तक वो देगा और 10 साल के बाद आपको 100 रुपए वो लौटा देगा। और उसकी मैच्योरिटी, तो जो हमने 10 साल अभी बोला वो 10 साल उसकी मैच्योरिटी हो गई। तो ये तीन हो गए डेट इंस्ट्रूमेंट के बेसिकली आपके डेट इंस्ट्रूमेंट्स के मेन फीचर्स। तो उसमें एक प्रिंसिपल होना चाहिए, एक कूपन रेट होना चाहिए और एक मैच्योरिटी होना चाहिए।
किस किस तरह के डेट्स होते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? इसमें कूपन रेट कुछ नहीं होता है, लेकिन ये 100 रुपए का अगर बॉन्ड है तो ये इन्वेस्टर्स को 80 में ही दे दिया जाता है, और रिडेम्पशन डेट फिक्स होती है, मैच्योरिटी डेट फिक्स होती है। तो उस दिन आप जाओगे, 100 रुपए आपको कंपनी दे देगा, मतलब वो पहले ही डिस्काउंट कर दे रहा है और उसमें कूपन रेट कुछ नहीं दे रहा है। नेक्स्ट हुआ फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। तो देखिए क्या है, इंटरेस्ट रेट मार्केट में फ्लक्चुएट करते रहता है, आरबीआई कभी भी आता है रेट कम बेसी कर देता है। तो कंपनीज क्या है, थोड़ा रिस्की होती हैं, रिस्की समझती हैं एक फिक्स रेट में इशू करना। मान लीजिए आपने 10% पे इशू कर दिया 5 साल का बॉन्ड, अब आपको 5 साल 10% देना पड़ेगा, और मार्केट रेट हो सकता है 6% पे आ गया हो। तो कितने लोग फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स भी इशू करते हैं। अब एक होता है कॉलेबल बॉन्ड। कॉलेबल बॉन्ड क्या हो गया, जिसमें जो इशुअर है, मतलब जो बोरोवर है, वो चाहे तो पहले भी उसको रिडीम कर सकता है। और पुटेबल बॉन्ड जस्ट इसके ऑपोजिट होते हैं। इसमें इन्वेस्टर जो आप हैं, वो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप पहले रिडीम करवा सकें। और एक अमोर्टाइजिंग बॉन्ड्स होता है। अमोर्टाइजिंग बॉन्ड क्या होता है, मेच्योरिटी के दिन आपको पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, वो एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम रहेगा। मान लो 10 साल दिया है, तो 10 साल में धीरे धीरे अमोर्टाइज होकर आपको उसके प्रिंसिपल का पैसा मिलेगा। अब डेट इंस्ट्रूमेंट किस तरह के हो सकते हैं? एक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या म्युनिसिपल बॉडीज इशू करती हैं। दूसरा होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कैसे हो गए, बैंक्स इशू कर रहे हैं, कंपनीज इशू कर रही हैं, वो हो गए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अब जनरली जो कंपनीज इशू करते हैं वो कमर्शियल पेपर्स या लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं। अब बैंक्स वगैरह जनरली सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट करते हैं। ये एफडी से थोड़ा सा अलग होता है। अब मनी मार्केट सिक्योरिटीज क्या होता है? मनी मार्केट सिक्योरिटीज बेसिकली होते हैं आपके रिवर्स रेपो रेट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, बेसिकली जो मनी मार्केट में दिन भर ट्रेड हो सकते हैं। अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, वो दिन भर ट्रेड नहीं होते हैं, वो एक बार आपने ले लिया, अब वो हो सकता है कि उसकी बाइंग सेलिंग लेट से ही आएगी, वो डेली नहीं ट्रेड होता। बट मनी मार्केट का क्या है, ओपन मार्केट में आप बाई भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हैं। हम रेपो और रिवर्स रेपो समझ लेते हैं। रेपो है जहां पे एक कोलेटरल के अगेंस्ट एक बोरोवर बाइक एक मनी को बोरो कर सकता है, और रिवर्स रेपो जस्ट इसका ऑपोजिट है कि वो किस रेट पे लेंड कर सकता है सामने वाले को। और ये सब आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये उतना नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या होता है? सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट ये होते हैं कि जिसमें बैंक आपको एक लिख के देता है कि इतना रुपए आपने हमें डिपॉजिट किया है और हम इतने दिन के बाद ये पैसे आपको लौटाएंगे। तो आपने आज 100 रुपए डिपॉजिट किए, एक साल बाद वो बोलेगा आप 107 रुपए आके ले जाइए। ये हो गया। अब ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? ये सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है, और इसकी मैच्योरिटी आप देख लीजिए 91, 182 और 364 डेज होते हैं। और ये दिन इनकी बिडिंग्स चलती रहती है। बैंक, म्यूचुअल फंड, नॉर्मल लोग भी इसे खरीदते हैं। खरीदने से क्या बेनिफिट है? आप खरीदते हैं और इस पे धीरे धीरे इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होते रहता है। तो आपने 91 डे का अगर मान लीजिए खरीदा, तो आपने 100 रुपए गवर्नमेंट को दिए हैं, और आपको हो सकता है 91 डेज बाद 102 रुपए मिल जाए। तो 2% इंटरेस्ट आपको आ गया 91 डेज में। फिर हो गया कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर बेसिकली कंपनीज वगैरह इशू करते हैं। एक तरह का ये डिपॉजिट रिसीट ही है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है कि आप मतलब एक क्वार्टर के अंदर आप कर देंगे एक्सचेंज। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो कि ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, उसमें गवर्नमेंट इशू करता है। गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स भी होते हैं, 15 ईयर्स 30 ईयर्स के बॉन्ड होते हैं। और इंडिया का तो रेफरेंस रेट ही है 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, जो कि है 5.9% आज के डेट में। तो इंडिया में कोई भी लेंडिंग बोरोइंग जनरली लॉन्ग टर्म के हिसाब से 5.9% के बेसिस पे ही होती है। उसी को बेंचमार्क रख के लोग रेट डिटरमाइन करते हैं। अब डेट इंस्ट्रूमेंट्स के जो मेन टर्मिनोलॉजीज होते हैं वो समझ लेते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट्स के मेन टर्मिनोलॉजी क्या क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या हो गया कि देखिए, आज आपकी जो 100 रुपए की वैल्यू है, उसमें इन्फ्लेशन का एक फैक्टर होता है। तो कल आज 100 रुपए में आप जितने सामान खरीद सकते हैं, आज से 2 साल बाद आप 100 रुपए में उतने सामान नहीं खरीद पाएंगे, कम सामान खरीद पाएंगे। वो हो गया इन्फ्लेशन। तो जितना लंबा बॉन्ड होता है,
उतना ज्यादा वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन हो जाता है। मतलब आज आपको 8% मिल भी रहा है तो 8% 8 रुपए होते हैं, बट उस समय तो जो आपके प्रिंसिपल है उसी का वैल्यूएशन इतना कम हो चुका है, तो 8 रुपए भी उतने ज्यादा आपको वैल्यूएबल लगेंगे नहीं। उसके कहते हैं यील्ड एंड प्राइस। तो हमेशा कोई भी बॉन्ड में उसकी यील्ड को देखा जाता है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि 10 ईयर इंडिया का बॉन्ड यील्ड है 5.9%। मतलब कि अगर कोई आज एक 10 ईयर का बॉन्ड खरीदता है तो उसे पर ईयर 5.9% मिलते रहेंगे, ये उसकी यील्ड हो गई। आप जिस प्राइस पे लेते हैं उस प्राइस में कितना रुपए एम्बेडेड है, मतलब उस साल के पैसे आने के वो कितना रुपए एम्बेडेड है, वो उस बॉन्ड के प्राइस में रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। मान लीजिए आप किसी साल में 6 महीने के बाद अगर आप लेते हैं तो उस बॉन्ड प्राइस में ऑलरेडी वो 6 महीने की कूपन रेट्स इंक्लूडेड होंगी। अब है यील्ड टू मैच्योरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि आज आपका जो करंट प्राइस है, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि फ्यूचर में कितने कैश फ्लोज आने वाले हैं उस बॉन्ड से, वो आपके करंट प्राइसेस में रिफ्लेक्ट करता है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ यील्ड टू मैच्योरिटी। सो यील्ड टू मैच्योरिटी क्या हो गया कि फ्यूचर के कैश फ्लोज आज के रेट में डिस्काउंट आपने कर दिए। अब बेनिफिट एंड रिस्क समझ लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि आपको फिक्स्ड इनकम आते रहता है। तो आप एक सर्टेन हो जाते हो कि उसमें आपको फिक्स इनकम आएगा। आपने 100 रुपए लगाया है, कूपन रेट अगर 8% है तो आपको 8 रुपए आते रहेंगे हर साल, जब तक कि आपका मेच्योरिटी नहीं आता। टेन्योर भी फिक्स्ड है। आपको अगर 3 साल के में लगाना है, आप 3 साल के में लगाओ। आप 5 साल लगाना है, 5 साल के लिए लगाओ। आप 10 साल के लिए लगाना है, आपको 10 साल के लिए लगाओ। रिस्क क्या क्या है? देखिए, जो इन्फ्लेशन है सबसे बड़ा रिस्क तो यही है। इसमें एक पॉपुलर प्रोवर्ब है कि मोहम्मद गजनी द्वारका को 36 बार लूटा। ठीक है, यही इन्फ्लेशन आज के डेट का हमारा मोहम्मद गजनी है। अगर ये आप 36 साल में देखेंगे तो 100 रुपए आपके 36 साल में उसकी वैल्यूएशन खत्म हो जाएगी। हर साल वो दिन पर दिन कम होते जाता है, कम होते जाता है। और ये तो मैं ऐसे एग्जाम्पल के फॉर्म में बोल रहा हूँ। आप आज से 36 साल पहले का 100 रुपया आज के डेट में आप 10,000 के बराबर भी कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद है डिफॉल्ट रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क क्या हो गया? अब आपने जिसे पैसे दिए वो डिफॉल्ट भी हो सकता है। ये हमारे पास काफी एग्जांपल्स ऐसे हैं कि लोग डेट अपना सर्विस नहीं कर पाए और अपने लोन के रिपेमेंट्स नहीं कर पाए या अपने जो कूपन रेट्स हैं उसको नहीं पे कर पाए। ये हमारे पास काफी एग्जांपल्स हैं। अभी कुछ दिन पहले DHFL इशू नहीं अपने लेंडर्स को नहीं पे कर पा रहा था। IL&FS का सेम हाल है, वो भी नहीं पे कर पा रहा था। उसके बाद री इन्वेस्टमेंट रिस्क है। री इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या हो गया? मान लीजिए आप नेक्स्ट ईयर 8% कूपन ले तो ले रहे हैं, बट वो 8% को आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? और क्या पता आप जब जो 8% आपने कूपन लिया तो आप हो सकता है कि आप जब वापस इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो उस समय मार्केट में रेट 6% चल रहा है, तो ये 2% का तो आपका टेक्निकली लॉस हो गया। आज से 1 साल पहले कोई FD करता, उसे 6%, 6.5%, 7% मिल रहा था। आज आप करने जाइए तो 5%, 4.9% मिल रहा है FD। तो ये रिस्क सबके लिए है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी रिस्क। आप जिस दिन बेचना चाहेंगे, सेकेंडरी मार्केट वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हो सकता है उस दिन उसके बायर सेलर्स ना हो तो आपको अप्रोप्रिएट रिटर्न्स ना मिले। बैंक्स वगैरह का तो चलिए ठीक है, आप रिडीम कर लेते हैं, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में तो और अच्छा है कि गवर्नमेंट उसमें प्रोटेक्शन देता है आपको। बट नॉर्मली अगर आप सेकेंडरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं तो जिस दिन आप बेचना चाहें हो सकता है कि आपका रेट आपको ठीक से ना मिले। अब हम चॉइस कैसे करें कि हमें क्या लेना है? एज एन इन्वेस्टर हमने कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू तो पहले ही देख लिया, अब इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। देखिए, अब हमारा 2 एम हो सकता है, या तो हमें रेगुलर इनकम चाहिए या हमें ग्रोथ चाहिए। तो ग्रोथ के लिए हम ज़्यादा रिस्क लेंगे, और अगर रेगुलर इनकम चाहिए तो हम कम रिस्क लेंगे। प्लस हमारे पास टाइम होराइजन कितना है? ऐसा हो सकता है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट में आपको 10 साल बाद रिटर्न आए, हो सकता है 10 दिन में भी रिटर्न आ जाए। बट डेट इंस्ट्रूमेंट में आपको कैसा है कि फिक्स्ड इनकम है, तो आपको जितना दिन लगाना है उतना दिन टर्म डिसाइड कर सकते हैं। बट इक्विटी में ऐसा नहीं है। इक्विटी में हो सकता है आपको लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा। इक्विटी में हो सकता है आप कल भी एग्जिट कर लें।
इक्विटी में ऐसा भी हो सकता है कि आप 10 दिन बाद एग्जिट कर लें। फिर रिस्क एपेटाइट, रिस्क एपेटाइट सबसे बड़ा फैक्टर आता है इन्वेस्टमेंट में। अब जो कुछ पुराने लोग हैं वो फिक्स्ड इनकम ही ज़्यादा पसंद करते हैं, बट जो नए लोग हैं वो चाहते हैं कि नहीं भाई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में हम पैसे लगाएं और हमें ज़्यादा रिटर्न आए। और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिव्यू, जो लोग ज़्यादा एक्टिव हैं उनके लिए तो इक्विटी ठीक है, वो टाइम टू टाइम अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू कर लेंगे। बट जो ज़्यादा एक्टिव नहीं है, अपने दूसरे कामकाज में व्यस्त रहते हैं, उनके लिए ये अच्छा है कि वो डेट इंस्ट्रूमेंट टाइप में लगाएं या फिर एफडी वगैरह में करें, ताकि उनको फिक्स्ड इनकम आते रहे। ठीक है। अब मार्केट में कुछ हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं। प्रेफरेंस शेयर एक होता है कन्वर्टेबल डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर में रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स लिखा रहता है, मतलब ये एक सॉर्ट ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट भी हो गया जो कि आपको ओनरशिप के फॉर्म में दिया जा रहा है। तो इसमें दोनों बेनिफिट है, एक आपका फिक्स्ड रेट आता है और एक आपके ये ओनरशिप भी आपको मिल रही है। हाँ, बट ये है कि जो भी रेट ऑफ डिविडेंड डिटरमाइन होगा प्रॉफिट में, उसके पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दिया जाता है, फिर बाकी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। और कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स क्या होते हैं? कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ये होते हैं कि बेसिकली आपने अपने शेयर्स को आपने जो अपने डिवेंचर्स जो डेट इंस्ट्रूमेंट रेज करके रखा है उसको आप इन फ्यूचर जाके इक्विटी में कन्वर्ट कर दोगे। मतलब मान लीजिए मैंने किसी कंपनी का 100 रुपए का कन्वर्टेबल डिवेंचर ले लिया और मैंने 10 साल का होराइजन लिया, तो 10 साल बाद मेरे को वो 100 रुपए के अगेंस्ट वो मेरे को इक्विटी में ओनरशिप दे देंगे। ठीक है। उसके बाद अलग 3 तरह के और डिपॉजिट रिसिप्ट होते हैं, अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट और आइडियाज। अब इंडिया में कुछ कंपनीज हैं, आईसीआईसी बैंक और आपके इन्फोसिस वगैरह, ये लोगों ने यूएस में एडियाज इशू करके रखे हैं, तो उनकी एडियाज वहां पे ट्रेड होती हैं। अब वो कैसा हुआ कि उन लोगों ने वहां पे पैसे रेज किए हैं और वहां के इन्वेस्टर्स को एक फिक्स रिटर्न अश्योर करके रखा है। फिर उसके बाद होते हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या हुए? ये आपने फॉरेन कंट्रीज में फॉरेन करेंसी में ही कुछ बॉन्ड्स इशू करके रखे जो कि आप इन फ्यूचर कन्वर्ट कर देने वाले हो अपने इक्विटी शेयर में। तो वो जो वहां पे आपने पैसे रेज किए हैं, वो जो ओनर्स रहेंगे उनको आप इक्विटी में बाद में ओनरशिप दे दोगे। तो चलिए ये चैप्टर हम यहीं खत्म करते हैं, काफी लंबा चैप्टर हो गया और वीडियो भी काफी लंबा हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर होपफुली बाय नेक्स्ट वीक मैं अपलोड कर दूंगा।